ये आज का हमारा टॉपिक है जंतु वर्गीकरण एनिमल टैक्सोनॉमी। तो पादप वर्गीकरण हम पढ़ ही चुके हैं। तो जंतु वर्गीकरण का क्या मतलब है कि जंतुओं का जो है वर्गीकरण में हम देखेंगे कि जंतुओं को कितने वर्ग में या संघ में फाइलम में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है विश्व में जंतुओं की संख्या अनगिनत है। इन्हीं जंतुओं की अनेक जातियां पहचान ली गई हैं व उनका विवरण दिया गया है। इस विविधता को समझने के लिए उनका वर्गीकरण किया गया है, जिसका अध्ययन हम जंतु वर्गीकरण में करते हैं। तो बहुत सारे जंतु हैं अनगिनत, उनमें से कुछ जातियां जो है उनको पहचान लिया गया है। इस विविधता को समझने के लिए उनका वर्गीकरण किया गया है, जिसका अध्ययन हम जंतु वर्गीकरण में करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इसका हिस्टोलॉजिकल ऐतिहासिक बैकग्राउंड देख लेते हैं, किस किस वैज्ञानिक ने क्या कहा है उसके संबंध में। तो सबसे पहले अरस्तु ने इसके संबंध में, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ने जीवों को दो वर्गों में विभाजित किया था, जंतु और पादप। ठीक है, इसके बाद वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जॉन रे। जॉन रे ने सबसे पहले स्पीशीज या प्रजाति संज्ञा का उपयोग किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक आए कौन? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सिस्टमा नेचुराe नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने जंतुओं की कई जातियों का विवरण दिया। ठीक है, इसके बाद वैज्ञानिक आए थे, देखिए इन्होंने ही सबसे पहले द्विनाम नामकरण पद्धति का प्रतिपादन किया। किसने? कैरोलस लीनियस ने। और इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम में दो शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। तो कोई भी जो जीव होगा उसका जो नाम होगा वो लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना होगा, जिसमें प्रथम पहला शब्द उसके वंश या जीनस को दर्शाता है, जबकि दूसरा शब्द उसकी स्पीशीज या प्रजाति को दर्शाता है। ऐसा किसने बताया था? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, अब उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, ये नाम है, तो इसमें जो आगे वाला शब्द है प्लाज्मोडियम वो तो है इसका वंश को दिखा रहा है। ठीक है, जिसमें चार प्रजातियां होती हैं, तो पीछे वाली जो है वो प्रजातियां हैं। तो बाइवेक्स है, जैसे कि इसमें तो ये प्रजाति है, तो इसकी जगह और भी हो सकती है, मेलेरी, फाल्सीपेरम। ठीक है, तो पीछे जो शब्द जुड़ा होगा वो क्या होगा? प्रजाति को शो करेगा, किसी भी जीव की। ठीक है, या जंतु की। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं, आगे वर्गीकरण के स्तर देख लेते हैं। देखिए वर्गीकरण के स्तर में वर्गीकरण की आधारभूत जो इकाई होती है वो स्पीशीज या प्रजाति है, जो कि सबसे छोटा स्तर कहलाता है, जबकि सबसे बड़ा स्तर होता है जगत या किंगडम। तो वर्गीकरण के मुख्य रूप से 7 स्तर होते हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो स्तर होता है उसको हम जगत या किंगडम कहते हैं। इसके बाद किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम आते हैं, तो दूसरा संघ है, जगत संघ फाइलम हो गया। फिर तीसरा, संघ के अंदर बहुत सारे वर्ग या क्लास आते हैं। फिर इसके बाद क्लास या वर्ग के अंदर बहुत सारे ऑर्डर या गण आते हैं। फिर ऑर्डर या गण के अंदर बहुत सारी फैमिलियां आती हैं। फिर नेक्स्ट बहुत फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस या वंश आते हैं। और लास्ट में जीनस या वंश के अंदर बहुत सारी प्रजातियां या स्पीशीज आती हैं। तो 7 चरण है। इनमें सबसे बड़ा वर्गीकरण का जो स्तर है वो कौन सा है?
जगत या किंगडम है, और सबसे छोटा कौन सा है? स्पीसीज या प्रजाति है। ठीक है, इसको प्रजाति को या स्पीसीज को हम आधारभूत इकाई भी बोलते हैं वर्गीकरण की। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं आगे। प्रजाति या स्पीसीज होता क्या है? जाति किसको कहेंगे? तो प्रजाति की सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी? प्रजाति की परिभाषा दी थी मेयर वैज्ञानिक ने सबसे पहले। ठीक है, या जाति की परिभाषा मेयर ने दी थी। अब प्रजाति या जाति होती क्या है? एक जैसे जो जीव होते हैं, रचना में रचनात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से जो समान जीव होते हैं, उनके ग्रुप को हम बोलते हैं। या जो स्वतंत्रता पूर्वक अंतर्जनन करते हैं तथा अन्य प्रजातियों के जीवों से जनन रूप से या जननात्मक रूप से अलग या पृथक होते हैं, उनको हम एक ही जाति के या एक ही प्रजाति के जो है जंतु या जीव कहते हैं। क्लियर? मतलब इनमें व्यावहारिक रूप से और रचनात्मक रूप से एक समानता पाई जाती है। ठीक है, और ये अपने ही जीवों में स्वतंत्रता पूर्वक अंतर्जनन करते हैं। ठीक है, और अन्य जीवों के कंपैरिजन में ये अलग होते हैं ना। तो जो अलग अलग नेचर के जीव होते हैं उनको एक अलग हम प्रजाति बोल देते हैं। अब देखिए इसमें वंश देख लेते हैं नेक्स्ट। जीनस क्या होता है? वंश। तो वंश किसको कहेंगे हम? कि आपस में संबंधित प्रजातियों का समूह है जिसमें सभी प्रजाति के कुछ लक्षण समान हो। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को का वर्गीकरण द्वारा दो या अधिक जगत में बांटा गया है। जीवों के वर्गीकरण की विभिन्न धारणाएं इस प्रकार है। तो ये कह रहा है कि जो आपस में संबंधित जातियां होती हैं, उन जातियों को हम एक साथ मिला के उसको वंश बोल देते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ जाति। ठीक है, या स्पीसीज को हम जीनस कह रहे हैं, लेकिन उसमें लक्षण कुछ सेम होना चाहिए उनके। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव हैं उनका उनका वर्गीकरण में उनको दो भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको दो भागों में, दो जगत में बांटा गया है। दो या दो से अधिक जगत में भी बांटा गया है, बट वो अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं, वही कंसेप्ट अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो जीवों को दो या दो से अधिक जगत में बांटा गया है अलग अलग वैज्ञानिक के अनुसार। तो देख लेते हैं अलग अलग वैज्ञानिक का जो कंसेप्ट था वो कैसे था। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं द्वि जगत वर्गीकरण। तो पहले नंबर पढ़ रहे हैं हम दो जगत वर्गीकरण। अब जो आपको पता है दो जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो द्वि जगत वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो लीनियस के अनुसार जीवित विश्व को दो जगत में बांट दिया। तो उन्होंने जितने भी जीव थे उनको दो जगत में बांट दिया था कैरोलस लीनियस ने अपने द्वि जगत वर्गीकरण में। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द्वि जगत मतलब दो जगत में बांटा है पूरे विश्व को या विश्व के जीव को। तो दो कौन कौन से हैं? तो पहला है जंतु जगत या किंगडम एनिमेलिया, और दूसरा है पादप जगत किंगडम प्लांटी। ठीक है, अब देखिए जंतु जगत में कौन आता है? जंतु जगत के अंतर्गत प्रोटोजोआ से लेकर स्तनधारी तक सारे जंतु सम्मिलित किए जाते हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगा ये सारी चीजें। तो आपको ये याद रखना है, प्रोटोजोआ से लेकर स्तनधारी मतलब मेमेलिया तक के जितने भी जंतु हैं उनको हम शामिल करते हैं किंगडम एनिमेलिया अकॉर्डिंग टू नाम का दो जगत वर्गीकरण। ठीक है, क्लियर? अब इसमें दूसरा है पादप जगत। अब पादप जगत में कौन आता है? सभी वृक्ष व पुष्पधारी पौधे इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणु, कवक, शैवाल, मांस, फर्न इत्यादि इसके अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, तो जीवाणु, कवक, शैवाल, मांस, फर्न इत्यादि भी इसके अंतर ही शामिल किए गए हैं, और सभी वृक्ष हैं, पुष्पधारी पौधे हैं, वो पादप जगत या किंगडम प्लांटी में रखे गए हैं। क्लियर? तो दो जगत वर्गीकरण कैरोलस लीनियस का समझ में आया।
ठीक है। अब इसके बाद अलग अब अलग वैज्ञानिक ने आए जिनका नाम था हीकल। एक मिनट। तो उन्होंने 3 जगत वर्गीकरण दिया था। नेक्स्ट वर्गीकरण है 3 जगत वर्गीकरण। तो 3 जगत वर्गीकरण मतलब कि पूरे विश्व को इन्होंने या जीवों को 3 जगत में डिवाइड किया था। तो आपसे यही पूछ लेगा किसने दिया था 3 जगत वर्गीकरण, तो हीकल वैज्ञानिक ने दिया था। तो हीकल ने जीवित विश्व को 3 जगत में विभाजित किया था। किसने किया था? 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? हीकल ने। तो 3 जगत देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, हाँ। तो 3 जगत देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। तो 3 जगत वर्गीकरण हीकल ने दिया था। उनके अनुसार पहला जगत है प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा, पहला कौन सा है? प्रोटिस्टा। और दूसरा है पादप जगत या किंगडम प्लांटी। और तीसरा है जंतु जगत या किंगडम एनिमलिया। मतलब कि इन्होंने एक नया ऐड कौन सा कर दिया? प्रोटिस्टा। बाकी दो तो सेम ही है। एक नया ऐड हो गया प्रोटिस्टा। अब देखिए प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है? जीवाणु, प्रोटोजुआ, शैवाल व कवक शामिल किए जाते हैं। अब उनके अनुसार द्विजगत वर्गीकरण में किसमें करे गए थे? हम्म पादप जगत में। वो इसमें नहीं है। हाँ, वो भी इसमें ही है, इसी में आ जाएगा वो। अब दूसरा है पादप जगत। अब पादप जगत में समस्त पुष्पधारी व अपुष्पधारी पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब ये अलग कर दिया, पादप में रख दिए इन्होंने समस्त पुष्पधारी और अपुष्पधारी पौधे। अब जंतु जगत में क्या रखा? तो इसमें ऊतक स्तरीय जंतु शामिल किए गए हैं, जिनमें ऊतक स्तर पाया जाता है, वो इसमें शामिल किए गए हैं। और उसमें भी कहाँ से कहाँ तक? सीलेंट्रेटा से लेकर कॉर्डेटा तक। ठीक है। अभी नहीं आएगा समझ में, थोड़ी देर बाद ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सीलेंट्रेटा से लेकर के कॉर्डेटा तक के जो जंतु हैं वो रखे गए हैं 3 जगत वर्गीकरण। और प्रोटिस्टा में जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक को अलग कर दिया है। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट वर्गीकरण देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण है 4 जगत वर्गीकरण। कौन सा है? ये ये दिया था कोपलैंड वैज्ञानिक ने। इसने जीवों को 4 जगत में विभाजित किया था। तो 4 जगत किसने दिया था वर्गीकरण? कोपलैंड ने। अब देख लेते हैं 4 जगत कौन कौन से हैं। ठीक है। तो 4 जगत में पहला है मोनेरा। अब ये नया ऐड हो गया, मोनेरा है। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। तीसरा है मेटाफाइटा या किंगडम प्लांटी। और चौथा है जगत मेटाजुआ या किंगडम मेटाजुआ। क्लियर? 4 जगत कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजुआ। अब देखिए इनने कोपलैंड ने जगत मोनेरा में किसको रखा? तो इसमें सुविकसित केंद्रक विहीन, मतलब जिनमें केंद्रक नहीं होता, मतलब प्रोकैरियोट्स शामिल किए गए हैं या किए जाते हैं। तब ये प्रोकैरियोट आपको पता है कौन कौन है? जीवाणु होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, और भी होते हैं। तो वो सबको कोपलैंड ने किसमें रख दिया? मोनेरा में। किसमें रखा? मोनेरा में। इसके बाद प्रोटिस्टा में क्या रखा है? इसमें सुविकसित नाभिक युक्त एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे हैं। ठीक है, एक कोशिकीय यूकैरियोट है। ठीक है। अब नाभिक युक्त मतलब कि उसमें केंद्रक होता है।
तो इसमें उदाहरण है प्रोटोजोआ है, कवक है, शैवाल है, ये सब रख दिए हैं प्रोटिस्टा में। तो जगत मेटाफाइटा में कौन आता है? तो जगत मेटाफाइटा में आते हैं बहुकोशिकीय पौधों का जगत कहलाता है, या किंगडम प्लांटी भी बोलते हैं इसको। तो प्लांटी का ये कौन नाम है? मेटाफाइटा। फिर मेटाजोआ है, तो मेटाजोआ में कौन आता है? बहुकोशिकीय प्राणियों का या जंतुओं का जगत है ये। क्लियर? तो 4 जगत वर्गीकरण क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला वर्गीकरण देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्गीकरण है हमारा 5 जगत वर्गीकरण। कौन सा है? 5 जगत। अब 5 भागों में डिवाइड किया था ये वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था व्हीटेकर, वैज्ञानिक नाम व्हीटेकर। तो व्हीटेकर ने प्रतिपादित किया था। इसमें कवकों को एक अलग जगत फंजाई में रखा गया है। अतः वर्गीकरण इस प्रकार होगा। तो कुल मिला के जो कवक था, फंजाई था, उसको अलग करके एक अलग ही जगत बना दिया है, फंजाई। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, बाकी तो वही है सेम। तो देखिए, अब पहला मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, ठीक है, तीसरा प्लांटी और एनिमेलिया, और इसके बीच में ये अलग अलग जोड़ दिया है फंजाई, इसमें कवक को अलग कर दिया। तो इस प्रकार इसमें कितने हो गए? 5 हो गए जगत। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो आप याद रखना, इसने कौन सा वर्गीकरण दिया था, ये वैज्ञानिकों के नाम भी पूछ लेता है। ठीक है, अब आगे इसमें कोई दिक्कत नहीं हो तो आगे चलें। चलें आगे। चलिए आगे, इसका क्लासिफिकेशन है जगत मेटाजुआ का या एनिमेलिया का, इसको देख लेते हैं हम। तो जगत मेटाजुआ या एनिमेलिया, इसको जगत मेटाजुआ को बांटा गया है, या एनिमेलिया को 2 उपजगत में बांटा गया है। तो जगत मेटाजुआ को कितने उपजगत में बांटा गया है? 2 उपजगत में। कौन कौन से? पहला है पैराजुआ और दूसरा है यूमेटाजुआ। पहला कौन सा है? हम्म तो पहला पैराजुआ और दूसरा यूमेटाजुआ। अब इसमें जो पैराजुआ होता है ये कोशिकीय स्तर वाला होता है, और यूमेटाजुआ जो होता है वो ऊतक स्तर पाया जाता है उसमें। ठीक है, अब इसके बाद उपजगत पैरोजुआ में संघ आता है एक, जिसका नाम है पोरीफेरा। एकमात्र संघ है जिसका क्या नाम है? पोरीफेरा। अब आपको यही याद रखना है। अब उपजगत यूमेटाजुआ जो होता है ना, ऊतक स्तर वाला, इसको फिर 2 विभाग में बांटा गया है, डबल से, पुनः दोबारा। तो इसको फिर 2 विभाग में बांटा गया है। तो विभाग आप देख पा रहे होंगे, दिख रहे हैं? एक है ये रेडिएटा है, एक ये रेडिएटा है, और एक ये है बाइलेट्रिया। कौन सा है? बाइलेट्रिया। ठीक है, रेडिएटा और एक बाइलेट्रिया। अब क्या हुआ है, अब रेडिएटा जो होता है इसमें अरीय सममिति पाई जाती है, और ये जो बाइलेट्रिया होता है इसमें समद्विपार्श्विक सममिति पाई जाती है। ठीक है, अब विभाग जो बाइलेट्रिया है इसका, उपजगत यूमेटाजुआ का, उस बाइलेट्रिया को फिर से पुनः पुनः 3 उपविभाग में विभाजित किया गया है। पुनः 3 उपविभाग, देख पा रहे हैं आप? 3 उपविभाग में बांटा गया है।
सॉरी, 2 उपविभाग में बांटा गया है। 2 हैं। कौन कौन से 2 हैं? एक तो है प्रोटोस्टोमिया। कौन सा है? हाँ, प्रोटोस्टोमिया। और एक है ड्यूट्रोस्टोमिया। ठीक है, अभी हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब फिर क्या हुआ है, प्रोटोस्टोमिया को पुनः फिर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। 3 भाग में पहला है एसिलोमेटा। कौन सा है? एसिलोमेटा। और दूसरा है स्यूडोसिलोमेटा। और तीसरा है साइजोसिलोमेटा। कौन सा है? साइजोसिलोमेटा। ठीक है, इसको मैं एक बार और बता देता हूँ शुरू से। तो जगत मेटाजोआ जो है या एनिमेलिया, उसको बांटा गया है 2 उपजगत में। किसमें बांटा गया है? 2 उपजगत में। उपजगत पैराजोआ और उपजगत यूमेटाजोआ। और उपजगत पैराजोआ कोशिकीय स्तर वाला होता है और यूमेटाजोआ ऊतक स्तर वाला होता है। अब जगत मेटाजोआ की उपजगत पैराजोआ में एकमात्र संघ रखा गया है। कौन सा संघ? पोरीफेरा आता है। इसके बाद उपजगत यूमेटाजोआ को बांटा गया है 2 विभाग के में। किसमें बांटा गया है? 2 विभाग में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है रेडिएटा। कौन सा है? पहला कौन सा है? रेडिएटा। हाँ, रेडिएटा। और दूसरा कौन सा है? पहला रेडिएटा और दूसरा बाइलेट्रिया। फिर बाइलेट्रिया जो विभाग है उसको पुनः बांटा गया है 2 उपविभाग में। किसमें बांटा है? वो हम ही डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। उपविभाग है प्रोटोस्टोमिया और दूसरा है ड्यूट्रोस्टोमिया। हाँ, फिर उपविभाग प्रोटोस्टोमिया को बांटा गया है किसमें? 3 भागों में। 3 भागों में, ठीक है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है एसिलोमेटा, दूसरा स्यूडोसिलोमेटा और तीसरा साइजोसिलोमेटा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो होता है, आप ये बोल रहे हैं ना रेडिएट अरीय सममिति क्या होती है। तो ये अरीय सममिति का मतलब है कि जब जो जीव है उस जीव को हम अ, बीच में से जब काटेंगे, ऐसे आपको दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है, तो बीच में से काटने पर या चारों तरफ जब हम काटते हैं उसकी बॉडी को, तो बराबर भाग में डिवाइड हो जाता है। समझ रहे हो? चारों तरफ के जो पार्ट हैं वो इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फूल है और फूल को हमने बीच में से काट दिया, तो वो ना डिवाइड हो जाएगा, सब पार्ट अलग अलग आ जाएंगे। मतलब कि उसमें सारे हिस्से जो है ना वो एक जैसे होंगे, सेम। तो उसको हम रेडिएटा बोलेंगे, ठीक है, या अरीय सममिति। इसमें ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। रेडिएटा के जीव जो होते हैं द्विस्तरीय होते हैं, मतलब कि उनमें 2 स्तर देखने को मिलते हैं कुल मिला के। अब इसमें समद्वि पार्श्व क्या होता है? जैसे ये डायग्राम देख पा रहे हैं आप, ये डायग्राम बना है। जैसे ये मनुष्य का ही मान लीजिए ये डायग्राम है। तो इसको हम बीच में से जब काटेंगे, तो जब बीच में से हम काटेंगे तो क्या होगा? 2 समान भागों में बट जाएगा बीच में से काटने पर। लेकिन अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो समान नहीं हो पाएगा, इक्वल। तो इसलिए इस ऐसी स्थिति जब एक तरफ से हम काटते हैं, जैसे कि ये लंबवत है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल है, तो वर्टिकल काटने पर 2 पार्ट्स हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे समद्विपार्श्विक सममिति।
और ये वाला डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम चारों तरफ से कहीं से भी काटे हम ना इक्वल कटेगा, है ना। तो ये डिफरेंट है मैन, समझ पा रहे हैं आप। आर्य सममिति और समद्विपार्श्व सममिति। अब ये जो बाइलेट्रिया है, समद्विपार्श्विक सममिति, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है क्योंकि इसमें 3 स्तर देखने को मिलेंगे, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये त्रिस्तरीय संरचना पाई जाती है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ पूछना है? हाँ, अभी आगे हम डिटेल में सारी चीजें और डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं को सबको। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसमें वही पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पढ़ रहे हैं विभाग रेडिएटा। क्या पढ़ रहे हैं? विभाग रेडिएटा। तो देखिए, विभाग जो रेडिएटा है, अब ये द्विस्तरीय है। अब द्विस्तरीय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो इसमें 2 स्तर देखने को मिलेंगे, एक तो एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म मिलेगा। जो तो 2 स्तर पाए जाते हैं, इसलिए रेडिएटा को हम द्विस्तरीय बोलते हैं या डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे जंतु जिनमें कि 2 स्तर देखने को मिलेंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसको हम बोलेंगे रेडिएटा या विभाग रेडिएटा के अंतर्गत आएंगे वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आएगा संघ सीलेंट्रेटा के जीव, उनमें द्विस्तरीय संरचना पाई जाती है या वो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो जितने भी सीलेंट्रेटा संघ के जो जंतु होंगे वो विभाग रेडिएटा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, या यूं कहें कि ये अरीय सममिति दर्शाते हैं। क्या करते हैं? अरीय सममिति दर्शाते हैं। इनमें पाचन गुहा में मल द्वार अनुपस्थित होता है, मतलब जो पाचन गुहा होती है उसमें मल द्वार नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये तो हो गया विभाग रेडिएटा। अब आगे देख लेते हैं विभाग बाइलेट्रिया को देख लेते हैं। विभाग बाइलेट्रिया ये त्रिस्तरीय संरचना इसमें देखने को मिलेगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म एक और ऐड हो जाता है। कौन सा ऐड हो जाता है? मीजोडर्म भी ऐड हो जाता है। हाँ, तो ये इसमें हमको समद्विपार्श्व सममिति देखने को मिलेगी। अब ध्यान रखना, पाचन तंत्र में इनमें इसमें क्या होगा? विकसित मुंह होगा और मलद्वार युक्त होगा। पाचन तंत्र में विकसित मुंह भी होगा और मलद्वार भी होगा। उसमें क्या हो रहा था? पाचन गुहा में मलद्वार अनुपस्थित था रेडिएटा में, इसमें है बाइलेट्रिया। अब विभाग बाइलेट्रिया को पुनः 2 उपविभागों में बांटा गया है, जो कि हम देख चुके हैं ऊपर। कौन कौन से? कौन कौन से? हाँ, और हम्म, कौन कौन से? तो 2 उपविभाग हैं, आप देख पा रहे हो ना, इसमें भी दिख रहा है। एक तो है ये प्रोस्टोमिया प्रोटोस्टोमिया और दूसरा है ड्यूट्रोस्टोमिया। क्लियर? तो 2 उपविभाग हैं, तो उसमें भी हम पहला देख लेते हैं। पहला उपविभाग है प्रोटोस्टोमिया। अब ये प्रोटोस्टोमिया क्या होता है? तो अब ये डायग्राम से आपको, ये डायग्राम देख पा रहे हैं आप? ये साइड में यहाँ पे एक डायग्राम बना है प्रोटोस्टोमिया के साइड से। तो ये दिख रहा है आपको, ये इसमें लिखा है प्रोस्टोमिया में भ्रूण में उपस्थित ब्लास्टोपोर से मुंह विकसित होता है। इसमें 3 भागों में बटा होता है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रोस्टोमिया में भ्रूण में उपस्थित ब्लास्टोपोर से मुंह बनता है, पहले ध्यान रखना है आपको। तो ये भ्रूण का या एम्ब्रियो का डायग्राम है, इसमें आपको दिख रही होगी संरचना। 1 मिनट, 1 मिनट। तो ये भ्रूण का डायग्राम है, इसमें एक ये छिद्र दिख रहा होगा आपको। ये देख पा रहे हैं? ये छिद्र दिख रहा है जिसको हम ब्लास्टोपोर कह रहे हैं। ये छिद्र दिख रहा है, इसको हम ब्लास्टोपोर कह रहे हैं ना। ये छिद्र दिख रहा है कुछ छोटा सा।
ये ब्लास्टोपोर है। तो ध्यान रखना है, भ्रूण के ब्लास्टोपोर से सबसे पहले क्या बनता है? मुंह विकसित होता है ब्लास्टोपोर से सबसे पहले। तो प्रोस्टोमिया के जो जीव प्रोटोस्टोमिया के जो जीव होते हैं उनमें उनके भ्रूण में उपस्थित ब्लास्टोपोर जो छिद्र होता है इससे पहले मुंह विकसित होता है, ये आपको याद रखना है। और इसको प्रोस्टोमिया को उपविभाग प्रोटोस्टोमिया को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भाग। कौन कौन से हैं? एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और साइजोसिलोमेटा। क्लियर है? ठीक है। तो आपको देख पा रहे होंगे इसमें जो देह गुहा पाई जाती है एसिलोमेटा में, एक डायग्राम दिख रहा है साइड में आपको, ये देख पा रहे हैं ये डायग्राम? इसमें ये आहार नाल है, ये आहार नाल। ठीक है, आहार नाल के बीच में ये देह भित्ति है, ये देह गुहा है, दिख रही है? तो इसमें देह गुहा पाई जाती है एसिलोमेटा में। ठीक है, फिर इसमें देह भित्ति, इसमें इसमें सीलोम होती है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं हम, इसको डिटेल में देख लेते हैं आगे। तो इसमें इसके 3 भाग हैं। तो पहला है एसिलोमेटा। कौन सा है? एसिलोमेटा। तो ध्यान रखना, अच्छा देह गुहा नहीं पाई जाती है, सॉरी सॉरी, जो एसिलोमेटा होता है ना, देह गुहा रहित जीव है, देह गुहा इसमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसका इसमें कौन सा संघ आएगा? इसमें संघ आता है प्लेटी हेलमिंथीस। तो प्लेटी हेलमिंथीस संघ आएगा इसमें। ठीक है, और देह गुहा रहित जीव इसमें पाए जाते हैं। तो इसके बाद में दूसरा है स्यूडोसिलोमेटा। कौन सा? स्यूडो मतलब होता है फाल्स या झूठा। तो स्यूडोसिलोमेटा मतलब कि इसमें भी जो है देह गुहा होगी तो, लेकिन झूठी होगी, कूट होगी, कूट देह गुहा, उसको कूट देह गुहा बोलते हैं। तो कूट देह गुहा धारी जीव जिसमें गुहा के चारों ओर मीजोडर्म नहीं होती है। तो देह गुहा तो होती है लेकिन वो फाल्स होती है, झूठी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें मीजोडर्म नहीं होती है चारों तरफ। तो इसमें कौन सा संघ आता है? इसमें संघ आता है निमेटी हेलमिंथीस या निमाथे हेलमिंथीस। ठीक है, तो कौन सा संघ आता है? निमेटी हेलमिंथीस। तो ये आपको याद रखना है, कल मैं डिस्कस करूंगा, पूछूंगा भी। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है साइजोसिलोमेटा। कौन सा है? ये है रियल, क्योंकि इसमें रियल देह गुहा होती है, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, जो कि मीजोडर्म के चिरने से बनती है तथा दोनों ओर मीजोडर्म से आश्रित रहती है, मतलब कि मीजोडर्म का आवरण इसमें देखने को मिलता है। तो ये है सही, इसमें वास्तविक देह गुहा मिलती है, साइजोसिलोमेटा भाग है। और इसके अंदर अंतर्गत जो संघ रखे गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेन है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। 3 संघ हैं इसके। कौन कौन से? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ठीक है, अब हमारा दूसरा बचा है उपविभाग। दूसरा उपविभाग है ड्यूटरोस्टोमिया। ठीक है, अब ड्यूटरोस्टोमिया में क्या होता है? इसमें भ्रूण में उपस्थित ब्लास्टोपोर से पहले मलद्वार बनता है। ठीक है, इसमें एक खंड एंटेरोसिलोमेटा सम्मिलित करते हैं। तो एकमात्र खंड, इसमें एक खंड है एंटेरोसिलोमेटा। ठीक है, इसमें संघ आते हैं कौन कौन से? 2 संघ हैं मुख्य रूप से, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। कौन कौन से हैं?
एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट फैक्ट लिखा है, एंटेरोसेल एक वास्तविक देहगुहा है जो भ्रूण की गुहा से विकसित होती है, जिसे मीजोडर्मल पाउच कहते हैं। मतलब इसमें भी होती है एक देहगुहा, तो वास्तविक देहगुहा ही होती है, उसको बोलते हैं हम एंटेरोसेल। क्या बोलते हैं? एंटेरोसेल। और ये भी मीजोडर्मल पाउच के द्वारा, मीजोडर्मल पाउच कहते हैं उसको। और एक और आगे नेक्स्ट फैक्ट है, मेटाजोआ को दो उपजगत पेराजोआ व यूमेटाजोआ में बांटा गया है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं सबसे शुरू में। पेराजोआ में एक ही संघ पोरीफेरा सम्मिलित करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बाकी हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट डे आगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं।